आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप पर सलामती की ढेरों दुआओं के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, सियासत में जो हलचल शुरू हुई है उस पर। आज मैंने जहमत दी है, अपने स्टूडियो में नौजवान सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आदिल अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। इनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल मलिक, आप सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीसरा नाम हमारे पास सहाफ़त की दुनिया का बड़ा नाम, इस दश्त की सयाही में बड़ी उम्र गुजारी है, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़ियाकार टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आगा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा भाई, आपसे शुरू करेंगे। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सियासतदानों को गिरफ्तार किया गया है और हवाला ये बनाया गया है चूंकि मशरूत इजाजत दी गई थी, और जब आप किसी इजाजत मतलब कोई भी वायलेशन करेंगे तो फिर उसके बाद कानून हरकत में तो आएगा। नहीं, हमारे यहाँ तो ये बेवकूफ़ियाँ इस तरह की जाती हैं, वरना दर हकीकत कल का जो उनका वो था जलसा जो था और उसमें जो जुबान इस्तेमाल की गई थी, उसके बाद ये तो उम्मीद की जा रही थी ना कि इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी और एक्शन होगा। जब आप किसी को भी नहीं बख्शेंगे, आप रियासती इदारों को भी आप निशाना बनाएंगे, आप सियासी जमातों को भी निशाना बनाएंगे, आप खवातीन को भी निशाना बनाएंगे, आप सहाफ़ियों को भी निशाना बनाएंगे, तो ये मतलब कौन सा ये PTI कोई बदकिस्मती हमारी ये है कि इस जमात की शुरू से ये वतीरा रहा है, इसके लोगों का, इसके कायद का भी यही वतीरा था कि सबसे ज़्यादा उसने बेआबरू किया सहाफ़ियों को। जब उसने सियासत शुरू की तो सबसे ज़्यादा तनकीद सहाफ़ियों पे शुरू की और सहाफ़त पे शुरू की, और उसके बाद उसके जो पैरोकार है वो भी उसी सिलसिले में लगे हुए हैं। और जब उसको इक़्तिदार से हटाया गया तो जो लोग लेकर आए थे उन्होंने उसे हटा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं रही। पाकिस्तान में तो ये खेल 70 साल से जारी है, लेकिन वो खड़ा हो गया और उसने उनके खिलाफ एक बाकायदा महाज बना दिया, और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि रियासती इदारों को उसने निशाना बनाया और अवाम में उनके खिलाफ बाकायदा एक नफरत खड़ी कर दी। तो चलो फिर भी मामला किसी हद तक चल रहे थे, लेकिन ये जो परसों जलसा हुआ है उसमें जो कुछ भी जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है, उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं था कि इनको छोड़ा जाता या इनके खिलाफ एक्शन न लिया जाता। आगा भाई, मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा आपको। मैं जरा सा ये आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपकी एक तवील रियाजत है सहाफत के मैदान में, कि जब आप आईने पाकिस्तान के तहत कोई सियासी जमात बनाते हैं तो आपका एजेंडा ये होता है, आपके मतमे नजर ये बात होती है कि आप जमहूरी रिवायतों की पासदारी करते हुए ऐवान में जाएंगे और ऐवान में जाकर हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत बना के अवाम की खिदमत करेंगे। ये एक लाइन है, ये एक ट्रैक है। सियासत कब आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को? यही बात तो समझ में नहीं आ रही इनको। ये तो हमेशा ऐसे है, जो जमहूरी इदारे हैं उनसे तो ये हमेशा फरार इख्तियार करते हैं, इस्तीफे देते हैं। इन्होंने पंजाब हुकूमत से इस्तीफा दिया, अच्छी बदी इनकी हुकूमत थी, हालांकि कुछ भी था, वो हुकूमत भी ऐसी ही थी। आपको तो पता है ये कौन सी, आप जैसे जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे क्या ये बात छुपी हुई है कि 2018 के इंतखाबात में जो कुछ किया गया और जिस तरह इनको लाया गया, ये जीते तो नहीं थे, ये तो हारे थे। उस इंतखाब में तो नून लीग जीती थी। तो अब जाहिर है जो इस तरह से जो लाए गए थे, अगर उनको हटाया गया तो उनको एहतजाज करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह का एहतजाज किया कि जो बकिया हुकूमतें थी इन्होंने वो भी छोड़ दी, और यहाँ तक कि कौमी असम्बली के जो मेम्बरान थे उनको भी ज़बरदस्ती इस्तीफे दिलवाए उनसे, और पूरे निज़ाम को इन्होंने गिराने की कोशिश की, लेकिन वो निज़ाम तो ना गिरा, ये खुद गिर गए। बिल्कुल, ये बहुत पीछे चले गए, अब ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, अब ये रियासत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके जो प्रोग्राम होते हैं या इनकी जो तकारीर होती हैं या इनका जो एहतजाज होता है, वो इंडियन चैनल जो है वो लुटियाँ डाल डाल के बाकायदा दिखाते हैं और बताते हैं कि जनाब आज फलां जगह पे ये हुआ है, आज PTI ने फलां जगह पे ये किया है, आज इमरान खान साहब ने इस तरह इनको ललकारा है रियासती इदारों को, आज इस तरह ये क्या। ये सब कुछ जो है दुश्मन तमाशा देख रहे हैं, कर रहे हैं, इनको एहसास नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं।
वो आगा भाई किसी ने कहा ना कि दुश्मन के मिटाने से मिटा हूं ना मिटूंगा, वैसे तो मैं फानी हूं, फना मेरे लिए है। इदारों के खिलाफ आप जहर उगलेंगे, जमहूरियत के खिलाफ उगलेंगे, रियासत के खिलाफ उगलेंगे, तो आप उसी शाख को, उसी टहनी को काटेंगे जिसपे आप बैठे हुए हैं। ये बड़ा नुकसान होगा। अजमल मलिक साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, क्या ये एक सरकारी मनसब पर रहते हुए, वजीर आला हैं आप एक सूबे के, आपको जेब देती है ये? इस वक्त PTI जो पॉलिटिक्स कर रही है ना जिस किस्म की, उसमें उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए। अच्छा, वो अली अमीन गंडापुर कबायली है, उसका बड़ा अग्रेसिव शुरू से अंदाज है, वो उनकी ज़रूरत थी, वो उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर रहा है। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है ना सर, वो बड़ी डेंजरस है। देखिए, हमने जब से ओज संभाला ना, यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है अब वाक़तन नाजुक तरीन दौर से हम गुजर रहे हैं। हम पर अहमक तरीन हुक्मरान मुसल्लत हैं। पॉपुलर अपोजिशन में एक ऐसा शख्स है जिसकी बेस सियासत नहीं है। ये क्रिकेटर था, इसको सियासत का कुछ अभी तक मैं सच कहूँगा इसको नहीं पता। भाई सियासत नहीं आई तो इसमें कसूर पाकिस्तानियों का, रियासत का और जमहूरियत का तो नहीं है ना। अगर आप पाकिस्तान में सियासत में रहकर सियासत नहीं करेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो आप कुछ किसी और के एजेंडे पर अमल पैरा है। देखिए, वो किसी और के एजेंडे पे दानिस्ता अमल पैरा हो या ना हो, गैर दानिस्ता तो हैं, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें मुल्क बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। उनकी तरफ से जिस किस्म की पॉलिटिक्स हो रही है, वो तो बिल्कुल एक जिद पर आया हुआ है इस वक्त। अगर आप उनका एटीट्यूड देखें ना, वो जैसे पहले नवाज शरीफ कहता था मुझे क्यों निकाला, अब इसका भी वही स्लोगन है, मुझे क्यों निकाला। जो लाए थे उन्होंने ही निकाल दिया। अब ये बिल्कुल इसने एक यूँ कहना चाहिए एक स्टैंड ऐसा लिया जिसकी पाकिस्तान में तारीख नहीं मिलती। इस बारे में तो हम इसे अप्रिशिएट करेंगे। ये बिल्कुल खड़ा हो गया उनके सामने, जो उसका जी चाह रहा है वो ये बोल रहा है, और लोग भी इसका साथ दे रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल बहुत गंभीर है। आप समझते हैं कि अवाम की तादाद जो है वो है कहीं ना कहीं मौजूद, PTI अवाम में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। देखिए, वो तबका मौजूद है जो पहले जिसे हम बर्गर तबका कहते थे, मम्मी डैडी जो नहीं आता था, वो तबका इसके साथ है, वो बड़ा इसका साथ दे रहा है। सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी मचता है जब इस तरह का कोई हवाला बनता है। आदिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप नौजवान जर्नलिस्ट हैं, चीज़ों पे आपकी नज़र भी है, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, तो क्या ये जो एक नई वॉर शुरू हुई है जिसको हम हाइब्रिड वॉर कह रहे हैं, ये कितनी नुकसानदेह है? मंसूर साहब, देखें, पहले तो दो चीज़ें जो मेरे दोस्त सीनियर हज़रात ने कही, एक तो आपकी बात से जो शुरू हुआ, देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में तहरीक इंसाफ या तहरीक इंतशार नामी जमात को होना ही नहीं चाहिए। जो हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं और जो इमरान खान साहब की अनारकी और उनकी जो फाशिस्ट किस्म की पर्सनैलिटी है, जिस नहज पे वो पाकिस्तान को ला चुके हैं, इस मौजूदा निज़ाम में अगर कि रियासत को अपनी रिट कायम करनी है, देखिए घर में भी नाफरमानी नहीं चल सकती ना। अगर आप अपने वालिद के नाफरमान है, वालदा के नाफरमान है, बड़े बहन भाइयों के नाफरमान है, किसी के तजर्बे से नहीं सीखते, किसी के साथ अफवाम और तफहीम का मामला नहीं करते, तो मेरा ख्याल है घर की चार दीवारी के दरवाजे आप पे बंद हो जाते हैं। तो मौजूदा सिस्टम में, मौजूदा निज़ाम में, जहाँ पे इमरान खान जैसा बंदा जो कि एक डैमेज करता जा रहा है, और वो हमसे ज़्यादा बाहर वालों को फीड कर रहा है, क्योंकि वो कंटेंट बाहर हमारे लिए, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस मौजूदा निज़ाम में जो उन्होंने किया हमारे साथ, उसके बाद इनको किसी किस्म की सियासी सरगर्मी रखने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ पे पहले तो इन मुहरकात का अहाता होना चाहिए कि आपका निशान आपसे ले लिया गया, नाम ले लिया गया, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे पार्टी आपकी जो है वो तहरील हो गई, तो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का नाम अभी तक क्यों गूंज रहा है? क्योंकि आप पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से जाने लगे, आपके पास कोई शनाख्त नहीं थी, फिर आपकी अरकान असेंबली जो है वो नॉमिनेट हो गए, फिर आपका अल्लाह आपका भला करे उस पर आपकी जो मखसूस नशस्तें हैं उस पर आपको सपोर्ट मिलने लगी, फिर दोबारा आपको करते बिलाखिर आपको जलसा करने की इजाज़त भी दे दी गई। तो समझने की ज़रूरत तो पहले यहाँ पे कि जलसा करने की इजाज़त दी क्यों जा रही है? क्योंकि एक बंदा अंदर बैठ के आपकी रियासत के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ, आपके मुल्क के खिलाफ इतना जहर उगल रहा है, इस लेवल पे उगल रहा है कि वो समझता है कि मैं इस पूरे मुल्क से बालातर हूँ। मुल्क में 24 करोड़ आवाम है जनाब मंसूर साहब, लेकिन जो जबान इस जलसे में इस्तेमाल की गई है, ये जबान पहले नहीं इस्तेमाल की गई थी। अब इसके बाद यकीनन जो लोग इजाजत दे रहे हैं या जिन्होंने कहा कि इस मतलब मैं बिल्कुल इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं है कि अवाम में बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबूलियत मकबूलियत है, लेकिन वो एक
एक आप उसको पॉजिटिवली जब इस्तेमाल नहीं करेंगे, नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। देखिए मंसूर साहब, बात ये कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी की बात करते हैं ना, वो सियासी नाबलद तबका है। अभी आप बात करते हैं, शुरू आप बात की सोशल मीडिया के हवाले से ना, वो जो तबका जो कि सियासी नाबलद जिसे कह लें आप, या फिर सो कॉल्ड जो कि एक पढ़ा लिखा व्हाइट कलर तबका खुद को कहलाता है, जो कहता है कि मैं मौरूसी की सियासत को मैं नहीं मानता, दो नस्ली खानदानों की सियासत को मैं नहीं मानता, मुझे तब्दीली चाहिए, मुझे तीसरा ऑप्शन चाहिए। तीसरे ऑप्शन के तौर पे उन्होंने सियासत में एक तीसरा चेहरा जो चुना वो इमरान खान का चुना। अब इमरान खान का जो चेहरा है बेसिकली चेहरा नहीं है, वो चूरन है। उन्होंने अपना सियासी मंजन बेचा। उन्होंने एक बंदा एक शख्सी अनारकी पसंद इंसान है, उसने अपनी शोहरत के लिए क्रिकेट में अपने आप को उजागर किया, फिर उसके जो जाती मामला थे वो चले, उसने फिर सियासी जमात में भी खुद को अपनी शोहरत के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। कब चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो कारोबारी तबका हो, चाहे वो आपके सियासी हजरात हों, उनको दूसरी जमातों से जोड़ा, खुद से मंसूब किया, उनके नाम से अपने नाम को मजीद ब्रांड किया। ब्रांड करते 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 बिलाखिर उन्होंने इदारों के लोगों तक को पामाल किया। पामाल करने के बाद उन्होंने दोबारा से उन सबको डिसऑन कर दिया। तो जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान बदतमीज़ी है, जो ज़बान इस्तेमाल होती है, मेरा ख्याल है जो गंडापुर ने इस्तेमाल की है ज़बान, वो वही है जो कि उनके जो उनसे सीखने वाले हैं। क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ में एक चीज़ समझने के लिए बहुत शदीद ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ में आप जितने लगव ज़बान हो सकते हैं, जितने बदतमीज़ आप हो सकते हैं, जितना तूफ़ान बदतमीज़ी आप क्रिएट कर सकते हैं, जितनी माँ बहन की गालियाँ आप दे सकते हो, जितनी गलीज़ ज़बान आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उतने ही उस रुतबे पे पाए जाएंगे। इसकी उम्दा मिसालें माजी में वो सियासतदान हैं जो कि पहले दूसरी जमातों में बैठ के इमरान खान की ज़ात पर कीचड़ उछाला करते थे, उसकी जमात पर उछाला करते थे, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को गंदा किया करते थे, और उसके बाद वो इमरान खान के पास से बैठ के दूसरों की चादर और चारदीवारी के तकज़्बुफ़ अमल के करते हैं। हाँ, लेकिन ये चलन और ये सिस्टम पाकिस्तान में हम ज्यादा देर नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान वाकई जैसे मलिक साहब ने कहा कि एक इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप माशी तौर पर जो है वो बहुत इस वक्त घुटनों पे हैं। आपको जरूरत है कि सब मिलकर जो है वो पाकिस्तान की बहाली करें। उसके बाद सियासी जमात है, आपका लीडर है, आपकी जमहूरियत है, आपकी हुकूमत है, सबसे पहले पाकिस्तान है। आगा भाई आपकी तरफ आऊंगा। मैं जानना चाहूंगा कि इस सारी सूरत हाल जो इस वक्त डेवलप हो चुकी है पॉलिटिकली, आप मौलाना फजलुर रहमान का किरदार कहां देखते हैं? मौलाना फजलुर रहमान असल में नाराज हुए थे। उनके साथ जो वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले, वो उनके ज़ाहिर पूरे नहीं किए गए, और उनसे कहा गया था कि आप मुस्तकबिल में सदर होंगे पाकिस्तान के, तो सदारत में भी उनको पीछे छोड़ दिया गया, और उनकी जमात को भी शिकस्त दिलवा दी गई, हारवा दिया गया बिल्कुल ही केपी में। तो उसकी वजह से बलूचिस्तान में है, तो उसकी वजह से वो जो है नाराज हुए थे। लेकिन अब जरदारी साहब जिनसे ज़्यादा उनका इख्तिलाफ हुआ था और जो उनकी जगह पे सदर बने, तो उनसे जब उनकी सुलह हो गई तो फिर बाकी तो कोई मसला ही नहीं रहा। एस्टेब्लिशमेंट से तो जाहिर है इतने बड़े मसले नहीं थे, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जा रहे हैं। अब वो इनके साथ बैठ रहे हैं, और वो अब आजकल में जो एक बिल पास करना है उसके सिलसिले में भी वो कह रहे हैं इनसे ताउन करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान तो हमेशा मस्बत सोच के रहे हैं, चाहे आप उनको कुछ भी इल्ज़ाम लगाएं, वो इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ चले जाएं अपने इक़्तिदार के लिए, या आप इदारों को जो है इस तरह गंदा करें दुनिया में बैठकर। ये इस तरह के नहीं है मौलाना फजलुर रहमान। और अभी उन्होंने जो असेंबली में खिताब किया था उसमें वाज़े उन्होंने किया है कि ये 45 है या 47 है, फॉर्म के चक्करों से निकले, जो हुकूमत है उसके हाथ मजबूत करें, क्योंकि चलाना इन्होंने ही है। बात यह है मंसूर साहब, ये जो कुछ भी इसकी मकबूलियत है इमरान खान की, इसमें 50% जो है वो इनकी नाहली है, जो मौजूदा साहिबान इक़्तिदार है ना, क्योंकि इनको अवाम के ना मसाइल का पता है, ना इनके पास कोई प्रोग्राम है। अब वो मुल्क इतनी बुरी तरीके से माशी मसाइल में धंस चुका है, दलदल में धंस चुका है, कि इसको निकालने के लिए एक बड़े कोई सुलझा हुआ कोई सियासतदान होता, कोई रहनुमा होता, कोई ऐसा शख्स होता जिसके अपने मफादात ना होते, तो फिर वो कामयाब होता, वो कर सकता था। अब यहाँ मसला ये है कि ये खुद जो है इनके मफादात बहुत ज़्यादा हैं, और ये खुद हर जगह जो है ये अटके हुए हैं। जैसे ये बिजली घर जितने भी हैं जहाँ से पावर तैयार होता है और आता है, उनमें भी ये शामिल हैं, जो सबसे बड़ा इस वक्त कौम का मसला बना हुआ है। इसके अलावा जो दूसरे मसाइल हैं, कारोबार हैं, ये है। तो वैसे भी शहबाज शरीफ जो है वजीर आला की हैसियत से हद तक तो ठीक था, वो एक सूबे को चलाना और बात है, और ऊपर उसका भाई बैठा होता था जो उसको बजट भी देता था, उसकी मदद भी करता था, उसको एक मंसूबे भी बना के देता था। अब एक मुल्क चलाना जो है ना वो दूसरी बात है। अब इसके खुद भी समझ में नहीं आ रहा। अब इसकी नाकामियां जो हैं वो उसको फायदा पहुंचा रही हैं इमरान खान को, और जिस तरीके से ये इन्होंने महंगाई आकर की है, तो अवाम जाहिर है फिर वो दूसरी तरफ ही देखेंगे ना।
अब ये जो कुछ भी रियासत को मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसमें इनकी नाअहली को बहुत बड़ा दखल है मौजूदा हुक्मरानों की। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अजमल मलिक साहब, एक जिक्र किया आगा भाई ने कि आसिफ अली जरदारी की सियासत में एंट्री होती है, वो जाते हैं मौलाना फजलुर रहमान से मिलते हैं, और वो मौलाना फजलुर रहमान जिनके हवाले से नज़र आ रहा था कि वो बहुत एग्रेसिवली निकल कर आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके पास गए, मिले, उन्हें मनाया, फिर बीच में मामला खराब हुए, फिर गए, फिर मामला, तो कहीं लग रहा था कि ये दोनों अगर सड़कों पे आए तो ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का जैसे कि जिक्र किया आगा भाई ने, ये एक कैरेक्टर जब सियासत में इन होता है या मुतहर्रिक होता है तो आप नहीं समझते हैं कि कुछ शांति आ जाती है, मामला बेहतर हो जाते हैं? अभी मैं 2 दिन पहले का इनका स्टेटमेंट है आसिफ अली जरदारी साहब का कि टकराव की सियासत जो है वो मैं करना ही नहीं चाहता, मैं मुखालिफ हूं, आए बैठे मिले। अच्छा, इस वक्त जरूरत भी है, कैसे देखते हैं सदर साहब के इस किरदार को? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब से बहुत लोगों को इख्तलाफ होगा, लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि वो ये कहते भी हैं, हमेशा मफाहमत की सियासत की बात करते हैं। अगर कोई उन पर तनकीद करता है वो उसको इतना ज़्यादा जवाब नहीं देते हैं, ऐसे नहीं, ये उनका। अब देखिए, जहाँ तक फजलुर रहमान साहब की बात है ना, ये चूँकि मैं थोड़ा सा दीनी जमातों से टच में हूँ, मेरे नज़दीक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है ना, जमीयत उलमा इस्लाम, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, इसके अंदर वो लोग हैं जो नज़रियाती लोग हैं, बहुत अच्छी जमात है। फजलुर रहमान ख़ुद भी इंतहाई ज़ीरक समझदार सियासतदान है। लेकिन अब देखिए, बात ये आ जाती है, जहाँ तक मौलवी का किरदार है ना रियासत के अंदर, उस पर थोड़ी सी रिजर्वेशन है, क्योंकि मौलवी का किरदार देखें, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बात सिर्फ ये नहीं है, बात ये है कि आप उनके, चूंकि वो मौलाना हैं, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन कहां उन्होंने सियासत को सियासत की तरह नहीं लिया क्या? देखिए, उन्होंने सियासत को बहुत अच्छी तरह से सियासत की तरह लिया, लेकिन मजमूई तौर पे जो मौलवी हज़रात का किरदार, क्योंकि वो अकेले तो नहीं है, बहुत सारी जमातें हैं, तो मौलवी का जो किरदार हमारे मुल्क में है ना, वो उसके अंदर देखिए, हर गासिब को, हर जालिम को, जागीरदार को हमारा मौलवी सपोर्ट कर रहा होता है। हालांकि इस्लाम के अंदर जागीरदारी को सूद कहा गया है, लेकिन हमारा मौलवी फतवा देता है कि जागीरदारी जायज़ है। जुम्मे के नमाज के अंदर अगर आप सुने, जुम्मे की नमाज के अंदर मौलवी जो है फतवे अपने खुतबे में कह रहा था, अल सुल्तान ज़िल्लल्लाह, आपका हुक्मरान आपके ऊपर अल्लाह का साया है। अब देखिए, वो चाहे जुल्म कर रहा हो, ज्यादती कर रहा हो, लेकिन मौलवी उसके साथ बात फिर कहीं और निकल जाएगी। फिर मैं जब निकलूंगा तो फिर मैं करबला भी पहुंचूंगा और यजीद तक भी जाऊंगा। बहरहाल नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। आदिल, इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, जो मामला चल रहे हैं, कहां बेहतरी की गुंजाइश देखते हो, कैसे बेहतरी की गुंजाइश देखते हो, खास तौर पर यूथ को इस सारे मामले में बजाय पॉलिटिक्स में पढ़ने के यूथ अपने कैरियर को फोकस करे? देखें, अगर यूथ कैरियर पे फोकस करेगी तो उसको कैरियर के जो मौके हैं वो देना फिर रियासत का काम है, फिर सियासत का काम है। सियासी निज़ाम में जब तक आपके पास फरसूदा मौजूदा निज़ाम है, तब तक नौजवान के लिए इस मुल्क में अपने लिए कोई वसाइल तराशना और उन पर आगे बढ़ के मुल्की बागडोर को संभालना तकरीबन नामुमकिन होने की बात है। आपको इस मुल्की माहौल को, इस सियासी माहौल को चेंज करना पड़ेगा। इस पे पहले भी बात होती रही है, दोबारा भी हो रही है कि आपको नौजवानों को वाकई हकीकतन बातों से निकल कर अमली तौर पे स्पेस देना पड़ेगा कि वो अपना कैरियर जो है वो सियासत की तरफ भी परसू करें। क्योंकि देखिए, सियासत भी एक कैरियर है। सियासत में भी लोगों का प्रोफेशनल उनकी डेवलपमेंट होती है, कैरियर ग्रोथ होती है। कुछ लोग पहले छोटी पोजीशंस पे होते हैं, बाद में बड़ी पोजीशंस पे आते हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारियां संभालते हैं, मुल्की बागडोर संभालते हैं। तो जब तक इससे बातें होंगी तब तक तो नौजवान जो है वो तब तक पिसता रहेगा, और जब तक इस पर अमली तौर पे कोई काम नहीं होगा, नौजवान जो है वो कुछ नहीं करेगा। रही बात कैरियर पे फोकस करने की, तो मेरा ख्याल है कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी ही एक वाहिद दुनिया के पास सहारा है जिसमें कोई काम हो सकता है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े दावे हैं, बहुत बड़े वादे हैं कि हम जो है वो इतने $1 मिलियन, इतने $1 बिलियन ज़र मुबादला ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन आपने अभी पिछले दिनों जो हाल इंटरनेट का किए रखा है, चाहे वो किसी की वजह से हुआ, क्यों भी किसी भी वजह से हुआ, किसी फ़र्द वाहिद को कंट्रोल करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि हमने मुल्क के ज़रिए मवासलात को जब हमने मादूम कर दिया, तो उससे जो नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है? वो जो दरमियाने तबके के जो सॉफ्टवेयर हाउस थे, IT कंपनीज थी, BPOs थे, वो जो बंद हुए, उनका ज़िम्मेदार कौन है?
वो जो नुकसान आपको वहाँ से बिजनेस न मिलने की सूरत में कट डाउन हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मनसूख कर दिए। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो कि आपको काम देती हैं, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट के मालिक हैं, उनको काम मिलता है वहाँ से, लेकिन आपके पास इतने कम्युनिकेशंस के बैरियर लग गए तो आपको लोग काम कहाँ से देंगे। तो नौजवान जो आपके मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकता है, करियर को परसू कर सकता है, तो आपके पास तो वो सेहत अफजा माहौल ही नहीं है। नौजवान आज की डेट में ये सोचता है प्रोफेशनल डिग्री लूँ, चाहे वो MBBS की लूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लूँ, या किसी भी इंजीनियरिंग के शोबे की लूँ और वीज़ा अप्लाई करूँ, पाकिस्तान से निकल जाऊँ। नौजवान तो ये सोच पाकिस्तान। आगा भाई, मैं आपने भी वही जिक्र किया, वही बात कर रहे हैं, ये आज का नौजवान भी वही बात कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत के पास कोई निजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई विजन नहीं है। क्या आप महसूस करते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट, बाकायदा टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है वो आगे 2 साल 3 साल जिस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो, सियासतदानों से कहा जाए कि जी आप जरा सा वक्फा लें, आराम करें? देखें, पहले हमेशा ऐसा होता था कि असल जो खराबी है ना, वो हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की जो बहुत ज़्यादा मुदाखलत होती है वो है। इसमें तो कोई शक नहीं कि हर मुल्क को एस्टेब्लिशमेंट ही चलाती है और एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठ के उसकी डोरियाँ हिलाती है और वो करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुदाखलत जितनी हमारे यहाँ है इतनी होनी नहीं चाहिए, और इस मुदाखलत ने ज्यादा मसाइल पैदा किए हैं। लेकिन मदाखलत करवाने के लिए आगा भाई सियासतदान जाके दरवाजे खटखटाते हैं, इस बात से कैसे इनकार करेंगे? गाड़ियों की डिग्गियों में बैठ कर जाते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि वो भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको आने कौन देता है और ऐसे हालात कौन पैदा करता है कि सबको वहां नजर आए कि यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। वो तो दाता का दरबार बन गया ना। दाता का दरबार आपने बना दिया ना। आप जब छोटी छोटी मराहतों के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, जाएंगे, आज सियासतदान के साथ खड़ा ही नहीं हुआ 77 सालों में। नहीं मंसूर साहब, देखें, ये सारी एक नर्सरी होती है सियासतदानों की, उसमें सियासतदान जो है वो खुद पौधे की तरह वो फलते हैं, बढ़ते हैं, जवान होते हैं, उनमें सलाहियत होती है, वो आगे निकलते हैं। एक होता है तैयार किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो शुरू से सियासतदान तैयार किए गए ना, उनको लाया गया, उनको मकबूल किया गया, उनको बिठाया गया, फिर उनको इस्तेमाल किया गया, फिर उनको जलील किया गया, रुसवा किया गया। ये सिलसिला जब तक ये खत्म नहीं होगा ना तो मुल्क तरक्की नहीं कर जाए, या कोई आइंस्टाइन भी आकर बैठ जाए तो भी वो तरक्की नहीं कर सकेगा, वो भी कोई कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन आगा भाई मेरा सवाल वही है, जैसे हम क्रिकेट की इस्तिलाह में देखते हैं ना, जब कोई खिलाड़ी मुसलसल नाकाम हो रहा होता है, खासतौर पे जो हमारी टेस्ट क्रिकेट की तारीख रही है वो हमें बताती है कि फिर वो उसको आराम दे दिया जाता है, रेस्ट दे दिया जाता है कि आप इस बैड पैच से निकल जाएंगे। बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ ये हुआ है। तो क्या सियासतदानों को या सियासी जमातों को हम थोड़ा सा रेस्ट नहीं दे सकते कि भाई इस वक्त मुल्क के हालात, मुल्क की इकोनॉमी का जो हाल हो चुका है, गरीब जो है वो बिजली का बिल ऐसे देखता है और दिल पकड़ लेता है। तो मतलब इस सारी सूरत हाल में इनको आराम देकर कोई टेक्नोक्रेट की वाकई ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो 3 साल में डिलीवर करे और फिर सियासतदान अपनी इस्लाह करके वापस आए। ऐसा देखिए, ये खौफजदा कर देने वाली राय है जो आपकी है ना जी। हमने माजी में देखा है कि जब भी टेक्नोक्रेट करके किसी को लाया गया ना, और बाहर से लाया गया, यहाँ से तो इनको टेक्नोक्रेट मिलते ही नहीं है मुल्क में से, बाहर से मंगवाते हैं, और वो फिर वो जो खेल के जाता है वो और ज्यादा कबाड़ा करके मुल्क का चला जाता है। तो हमारे यहाँ तो ये हो रहा है। तो ये पहले के जो तजर्बे हैं, मैं समझता हूँ बार बार ऐसे तजर्बे ना किए जाएं। इन सियासतदानों में से ही कुछ ना कुछ कोई ना कोई अच्छे दाने भी हैं, उनको लाया जाए और उनको मौका दिया जाए। 5 साल उनको दिए जाए कि भाई आप काम करें, आप अपना प्रोग्राम लेकर आएँ, और लेकिन आवाम को आप रिलैक्स दें। आवाम में आप जो है जो इतनी बेचैनी है उसको दूर करें, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करें। अभी होना तो ये चाहिए था कि अगर ये मुखलिस होते तो ये सारी जितने भी बिजली घर हैं इन सबको तहवील में दे देते, इनके मालिकान को अंदर डाल देते, जैसे सऊदी अरब के प्रिंस ने किया था, सुलेमान ने, याद है ना? आगा साहब, कितने मेर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखियां, कितने जालड़ियां। अगर ये पाकिस्तान में हो जाए, जब आप करप्ट और अनासर पे, लूट मार करने वाले अनासर पे हाथ डालना शुरू कर देंगे, तो वो मुझे एक शेर याद आता है किसी का कि वो अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का दुख है, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का दुख है, तो फिर किस बात का दुख है अगर वो पूछ ले हमसे। बात तो यही है कि हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम वो सबके मफाद जो है वो वाबस्ता है IPPs के साथ। इस शेर में सारा जवाब मौजूद है जनाब, ये आपके शेर में सारे आपकी बात का जवाब मौजूद है। बिल्कुल सही है। अजमल मलिक साहब, आगा भाई कह रहे हैं कि भाई जी जो टेक्नोक्रेट का जो हवाला है ना, वो तो पाकिस्तान में जस्टिफाई नहीं कर सकते आप, वो नहीं फिजिबल हो सकता। हो क्या सकता है वो बताइए कि कौन से सियासतदान हैं
और कैसे जुड़े, कैसे मिले, कैसे साथ बैठे? असल मसला पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का है। देखिए इस वक्त जो दुनिया है ना बड़ी करीब आ गई है, ग्लोबल विलेज इसीलिए इसे कहते हैं। और हमारे खित्ते के अंदर एक्चुअली कुछ अजीब खित्ता है हमारा, पूरी दुनिया का इसमें इंटरेस्ट, पूरी दुनिया के ममालिक उनके मफादात। महल्ले में लड़की का खूबसूरत होना भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ना, ज्योग्राफियाई एतबार से इतने अहम है कि सबकी नजरें आप पर जो है वो प्रॉब्लम हमारे साथ है। अब देखिए अभी हमें इनकलाबी तब्दीलियाँ कुछ लानी होंगी। देखिए आज से मेरे ख्याल 13-14 साल पहले ब्रिक्स के नाम से एक इत्तेहाद बना। अच्छा। 6 ममालिक का, 5 ममालिक का, ब्राज़ील, इंडिया भी है उसके अंदर, चाइना, रशिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉलर के पैरेलल एक करेंसी लॉन्च की कि अब मकामी करेंसी के अंदर हम कारोबार करेंगे। अब रशिया ने अभी 2 माह पहले अमेरिका की जो सेक्रेटरी स्टेट है जेनेट, उसने बड़ा दुख से इस बात का इजहार किया कि 7 अरब डॉलर इंडिया ने बचा लिए रशिया से युआन में, चाइनीज़ करेंसी में ख़रीद लिया उसने। देखिए अब हमें अगर अपने मुल्क को बचाना है ना, हमें भी अब थोड़ी सी इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी होंगी, हमें भी ऐसे किसी पैकेज का हिस्सा बनना होगा। देखिए चाइना हमारा तो बहुत करीबी दोस्त है, लेकिन हम डॉलर से जान नहीं छुड़ा रहे, हम अमेरिका से जान नहीं छुड़ा रहे। अगर हम इसी सिस्टम में रहे तो फिर हम टेक्नोक्रेट ले आए, व्हाटएवर ले आए। मसला ये है, आप चाइना से बात करें, आप अफगानिस्तान से करें, ईरान से करें, भारत से करें, प्रॉब्लम ये आती है। आगा भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पास ना माओ ज़ेतुंग है, ना चेन लाई है, आपके पास कोई महातीर मोहम्मद नहीं है, आपके पास तो अहमदी नजाद और वो दिल्ली का केजरीवाल, उस विजन का भी कोई सियासतदान मौजूद नहीं है। तो कैसे आगे देखेंगे मामलात को? नहीं, सियासतदान मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता, उनको पनपने नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि नहीं है। पहले लोग यही कहा करते थे कि पाकिस्तान में ऐसे इंजीनियर कहाँ होंगे जो एटम बम बनाएंगे, ये बनाएंगे। डॉक्टर कदीर खान निकल के आए और उन्होंने कैसे करके, एक आदमी ने क्या कुछ करके दे दिया। ऐसा नहीं है, हमारे पास लोग मौजूद हैं, हम तलाश नहीं करते, हम देखते नहीं हैं। अगर हम उनको देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनको दबाएं, उनको पीछे धकेलें। मुझे बात जो समझने की है ना मंसूर भाई, वो ये है कि हमने अपना अब्बा का दर्जा जिसको दिया हुआ है वो है हमारी बड़ी सरकार अमेरिका, ठीक है। और वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो, और वो चाहता है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो उनसे दस्तबरदार हो जाए, वो हमारे हवाले कर दे। अब हम हर तरफ, हर तकलीफ में, हर परेशानी में हम उसी की तरफ देखते हैं, उसके डॉलरों की तरफ देखते हैं। तो और वो कभी भी नहीं चाहेगा, वो एक हाथ से हमें वो लॉलीपॉप देता है हमारे मुंह में, और दूसरे हाथ में उसके खंजर होता है जो वो पीछे से बोरा होता है, हमें बार बार दे रहा होता है। तो बलूचिस्तान में आप देख लें तो अमेरिका इन्वॉल्व है, केपी में आप देख लें तो अमेरिका इन्वॉल्व है, ठीक है। हमारी करेंसी में आप देख लें तो अमेरिका इन्वॉल्व है, हमारी मईशत तबाह हो रही है उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। तो बात यह कौन सी ऐसी चीज़ है, अभी पिछले दिनों आपको पता है कि सुना था आपने कि जनाब वो जो पेशावर से बड़ी तादाद में जा रहा था, हमारी करेंसी अफगानिस्तान लेके जा रही थी, तो वो लोग जो पकड़े गए थे, ऑपरेशन आर्मी चीफ ने डायरेक्ट करवाया था उस ऑपरेशन में, तो वो सारे अमेरिकन लॉबी के लोग थे, और पता चला उधर से सपोर्ट हो रही थी उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जो है जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपना अब्बा नहीं बदलेंगे, तो हम तरक्की नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा ही है। आदिल, आगा भाई ने बड़ी बगैर बेलाग तबसरा किया, कोई लगी लिपटी नहीं इन्होंने नहीं छोड़ी। ये कहते हैं कि मीर क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब, उसी अफ्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, और ये 77 बरस गुजर चुके हैं। खुद किफालत की राह पे चलने के लिए क्या फार्मूला है, कैसे जाएं? मंसूर साहब देखें, आप ये देखें कि सियासतदान बनाए जाते हैं, सियासतदान बने बनाए होते पैदा होते हैं, सियासतदान हायर नहीं किए जाते। कोई टेक्नोक्रेट निज़ाम मुल्क वाकई नहीं संभाल सकता। दूसरी बात ये कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़ख़ीर है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, पाकिस्तान में सियासतदान भी मौजूद हैं, सियासी नर्सरियाँ भी मौजूद है। बात सिर्फ इस अमर की है कि इन सियासी लोगों के सियासी रवैये दोबारा से बहाल हो जाएँ। अगर ये आपस में सियासी तरीके से, सियासी अंदाज से एक दूसरे से रवाबित बहाल कर दे, और इस फिल वक्त अपने मफादात को, ज़ाती रंजिशों को, जैसे कि मौलाना साहब एक क्या कहते हैं, उनकी बड़ी वज़ेदार शख्सियत है, अगर उनकी सियासत को आप देखें, अगर आप राष्ट्रदारी सियासत को देखें, या फिर नवाज शरीफ को भी देखें,
तो आपने 2008 में भी मिसाक जमहूरियत, चाहे वो कितनी 3 दहाइयों के बाद किया, 2-3 हुकूमतें गिराने के बाद किया, जैसे भी किया, लेकिन बिलाखिर आपको ये बात समझ में आई कि सियासतदान का गला काट के आखिर में आवाम का गला घुटेगा, जिसके सबब पूरे मुल्क की सांस की नाली पे पाँव आएगा और मुल्क और रियासत नुकसान में जाएगी। तो सियासतदान मौजूद है, सियासी नसरियाँ मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि ये अपने करीब तरीन मफाद को छोड़ के दूर के मफाद का सोचें, मुल्की मफाद का सोचें, और आपस में जो गुफ्त शुनीद करनी है उसमें अपना इंटरेस्ट बाद में देखें, अवाम का इंटरेस्ट पहले देखें। सियासतदानों में अब उन नए चेहरों को आगे आना चाहिए जिनको आपने बहुत पीछे दबाया हुआ है। दौर बदल चुका है, जिद्दत आ चुकी है, जहन बदल चुके हैं, आपका जो व्यूअर है, जो लिसनर है, वो बदल चुका है। आपको वो सौदा पेश करना है जो कि अब इस वक्त मार्केट में डिमांड में, वो इस वक्त 70 साल सियासतदान ला के नहीं पेश कर सकता। खुशी शाह की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, फरतुल्लाह बाबर की, आपके चौधरी निसार साहब की, ख्वाजा साद रफ़ी की, या नून लीग के जो भी ज़ीरक सियासतदान हैं, अपना नवाज शरीफ साहब की, जो उनकी जो सोच है, जो उनकी अप्रोच है, जो मौलाना साहब खुद हैं, उनके बेटे की जो पर्सनैलिटी, उनमें इस वक्त आपको नौजवान में फ़र्क मिलेगा। अब आपको उन लोगों को आगे आने देना होगा सियासत में जो कि वाकई दौर जदीद के तकाज़ों से आरास्ता हैं। अगर कि आप समझते हैं कि नौजवानों को इमरान खान या तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर मैनिपुलेट किया, तो आपकी जो यूथ है, जो दीगर जमातों में मौजूद है, वो भी तो ये सब कर सकती है ना। अपना अपना बयानिया आपको आवाम के सामने पेश करना पड़ेगा, अपना प्रोग्राम देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई दौर जदीद में हमें ये मुश्किलात हैं, उन्हें जो नाजुक मोड़ है 75 साल से ख़त्म नहीं होकर दे रहा, तो उसमें उस मोड़ में इस वक्त हम इस मकाम पे खड़े हैं और हमें ये मसाइल दरपेश हैं और इनको हल करने के लिए हमें ये वाले मामला करने पड़ेंगे। आप आवाम में जाएंगे, बात करेंगे, राब्ते बहाल करेंगे, तो जाके वो मामला आपके दोबारा से आपसे जुड़ेंगे। एक ज़माने में कॉर्नर मीटिंग से बड़ा रुझान था ना, अब वो कॉर्नर मीटिंग आपकी सोशल मीडिया पे होती है, चाहे वो ट्विटर के स्पेस में हो, ऑनलाइन मीटिंग्स में, जो कॉर्नर मीटिंग अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर स्पेस में होती है। तो आप आए ना सामने, सियासतदान आए आवाम के सामने, नौजवान के सामने आए, नौजवान आए, बात करें, मेरे मसले को मेरा नौजवान रहनुमा सुने, मैं सुनने को तैयार हूं। और नौजवान रहनुमाओं को भी आगे आना चाहिए। आगा भाई, जरा सी इस नौजवान की गुफ्तगू से बात निकली है, आपकी तरफ आऊंगा कि अगर हम थोड़ा सा खित्ते पे नजर डालें तो हमें वाज़ेह नजर आता है कि बुश सीनियर के बाद बुश जूनियर भी आपने देखा, सुकार्नो के बाद मेघावती सुकार्नो पुत्री भी आई, और जैसे भारत में गांधी खानदान, फिर उसके बाद इंदिरा, फिर उसके बाद अब नौजवान क़यादत सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में, अच्छा इस रीजन में हमारे साथ यही मामलात रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मौरूसी सियासत को रद्द नहीं कर सकते हैं। आप किसका मुस्तकबिल देख रहे हैं? आपको मरियम कहीं ऊपर आती नजर आती है, हमजा कहीं ऊपर आता नजर आता है, या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी में ये सारा पोटेंशियल है? हेलो नाज़रीन कराम, लाइन ड्रॉप हो गई है। मलिक साहब, मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि ये सारा जो मैंने अभी कहा कि कहाँ आप मौरूसी सियासत को लेस करेंगे, वो बताइए। देखिए, कम से कम पाकिस्तान के अंदर तो मौरूसी सियासत लेस या कम होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ 62% नौजवान है और बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्किल्ड है हमारा नौजवान। यहाँ तो ये हो सकती है बहुत आसानी से, आप सिर्फ स्पेस दें। लेकिन देखिए, बुनियादी बात जो है ना, बुनियादी चीज़ जो अगर हम नहीं करेंगे तो चाहे कुछ भी कर लें, यंगस्टर ले आए, बूढ़े ले आए, टेक्नोक्रेट ले आए, व्हाटएवर ले आए, मामला ठीक नहीं। बुनियादी चीज़ है सर कि आप यहाँ पर लोगों को बेरोज़गारी और महंगाई का ख़ात्मा करें। देखिए, अगर ये चीज़ रहेगी, इंतशार रहेगा, फसाद रहेगा, लोग एहतजाज करते रहेंगे। अब हम कम से कम यार एक काम तो कर सकते हैं। ईरान हमें सस्ता तेल दे रहा है, यार हम उससे तेल ले लें, हमारी तवानाई जो है ना, उससे तेल ले लें, पूरी दुनिया की जो है वो पाबंदियां लगवा लें अमेरिका के। सर इंडिया ले रहा है उनसे तेल, सर इंडिया ले रहा है। आप सारी दुनिया नहीं है ना, आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आपने अपने आप को खुद इतना लेट डाउन कर लिया है। बस सर आप तेल ले रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं है नहीं ले रहे, लेकिन स्मगल हो रहा है वही तेल। बस वो वही करते रहे सर। आपको बकौल वो शहजाद रॉय वाली बात के यार तकलीफ दे अमर ये है कि ये ऐसे ही ना चलता रहे, इसलिए जरूरी हो गया है कि रिफॉर्म्स की जाएं, इस्लाहात लाई जाएं। जो इस आदिल ने बात की, नौजवान ने, कि भाई खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नाज़रीन किराम, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, और आज की इस गुफ्तगू से हमने ये बात समझी और कि नौजवानों को अब पाकिस्तान के लिए सोचना है। आपको अपनी सियासी जमात, अपने सियासी लीडर को ज़रूर आप फॉलो करें, सामने रखें, लेकिन सबसे बढ़कर पाकिस्तान है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।